Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter ray optics and optical instrument. और मोस्टली हम कहेंगे बेटा आज का ये हमारा जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। आज हम लोग यहाँ पर जो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं, ये शुरुआत करने वाले हैं बेटा डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस से। उसके बाद में ह्यूमन आई के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर वाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड, फिर डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा आज का टारगेट है, ठीक है। और इसी के साथ में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैं जानता हूं इसमें कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल करवाना चाहिए, लेकिन ये न्यूमेरिकल जो है ये बहुत सारी वैरायटी, इतनी लंबी चौड़ी वैरायटी है, लेकिन सब में क्या है कि आपको थोड़ी सी चीजों को याद रखना पड़ता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक में यदि मैं बात करूं, ह्यूमन आई एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो यहां बस एक ह्यूमन आई के बारे में बताया और फिजिक्स से उसका क्या रिलेशन है, बस थोड़ा सा वो चीजें हम लोगों को यहां पर देखनी है। सो डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस के साथ में हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस में हम लोग क्या कह रहे हैं, मान के चलो जैसे हमारे पास में क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट की जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस, आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट लेंस, तो क्या हो जाता है कि जैसे लेंस जो होता है, लेंस किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बहुत पहले सेलो ग्रिपर पेन का, याद होगा। हमने जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम तब भी हमने भी सेलो ग्रिपर का पेन यूज किया, तो हम लोग उससे खेला करते थे, ऐसे देखो रेनबो रेनबो खेला करते थे। तो क्या हो रहा था कि उसकी है ना जो लाइट है, अपनी व्हाइट लाइट जो है वो उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती थी। इस फिनोमिना को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, बस जस्ट रिकॉल करके बताओ। द सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड एज, आगे बताओ आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ। कैन यू गेस द आंसर? सब लोग गैस कर पा रहे हैं आंसर क्या है? चलो ठीक है, यदि सबने गैस किया है तो वेरी गुड, यदि नहीं किया है तो बेटा रिकॉल करो, पढ़ो, थोड़ा सा और रिवाइज करने की आपको जरूरत है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम ये लोग क्या कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मान के चलो हमारे पास में जब कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ व्हाइट लाइट, विद द हेल्प ऑफ व्हाइट लाइट, और इस व्हाइट लाइट से जब हम लोगों ने इमेज बनाने की कोशिश करी तो क्या हो रहा है कि कई बार हम लोगों को ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म, मतलब बहुत सारी हमें इमेजेस मिलती हैं जो कि कलर्ड इमेजेस होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो व्हाइट लाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो गई है, सेपरेट हो गई है, तो विबग्योर जैसा तो अलग अलग कलर की हम लोगों को इमेजेस मिल रही हैं। और ये इमेजेस मिल रही हैं किसके लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। और ये फिनोमिना कब हो रहा है? जब हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस पे है जब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा बाहर यदि हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसी फिनोमिना हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये यहां पर क्या हो रहा है कि शार्प इमेज ना मिलते हुए इमेजेस ओवरलैपिंग फॉर्म में आपको इमेजेस मिल रही हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डिफेक्ट ऑफ इमेज, जिसका टेक्निकल नाम है एब्रेशन। जिसका टेक्निकल नाम मैंने क्या लिखा है? एब्रेशन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में जो एब्रेशन होता है, ये आपके पास में दो टाइप का एब्रेशन होता है। एक है हमारे पास में क्रोमेटिक और एक है मोनोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक एब्रेशन और मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, यस और नो? अब देखो हम यहां पर क्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक में जब बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट कह रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है कि द कलर्ड इमेजेस, अरे चला नहीं क्या, the colored images formed by lens of a white object is called as chromatic aberration, chromatic aberration। जब हमारे पास में किसी व्हाइट ऑब्जेक्ट की कलर्ड इमेजेस बनती हैं तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन कह रहे हैं। और जिसमें एक दूसरे टाइप का एब्रेशन और है, जहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करने पर भी हमारे पास में जो एक्चुअल साइज की जो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअल साइज की इमेज यदि फॉर्म नहीं हो पा रही है, कहीं से कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, कहीं से कुछ डिफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे एब्रेशन को हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। उसे क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। डेफिनेशंस आपके सामने है बेटा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीपीटी का, और या फिर आप अपनी बुकलेट में से भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो भैया पहला था आपके पास में क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या हो रहा था कि आपके पास में एक व्हाइट ऑब्जेक्ट था, उसकी बहुत सारी नंबर ऑफ कलर्ड इमेजेस फॉर्म हो रही थी और उसे क्रोमेटिक एब्रेशन कह रहे थे। और जबकि हमारे पास में भी हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करी, उसके बावजूद भी हमें एक्चुअल इमेज की जो है एक्चुअल साइज नहीं मिल रही थी, तो उसे हम लोग मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन
कह रहे हैं। ठीक है, मैं कहीं गया नहीं था, मैं यहीं खड़ा था बाजू में, नहीं तो कई लोग सोचे अच्छा सर कैमरे से बाहर निकल के कहीं चले गए, कहीं नहीं गया, मैं यहीं बोल रहा हूं, मतलब आपको आवाज तो आ रही होगी। क्लियर है। अब हम लोगों को इन दोनों एब्रेशन को जरा सा समझना है। यहां पर बेटा सबसे पहले हेडिंग आ रही है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या आ रही है बेटा? क्रोमेटिक एब्रेशन। अब इस क्रोमेटिक एब्रेशन को एक पॉइंट और कह रहे हैं, एक और नाम दिया गया है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर ऊपर लिखा हुआ है क्रोमेटिक एब्रेशन। ओके, सो हम लोग क्या कह रहे हैं, मान के चलो हमारे पास में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को जब हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, तो ये लेंस से जब व्हाइट लाइट पास होके जा रही है, और इसे यहां पर मान चलो इन्फिनिटी पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, वी आर कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां से लाइट्स कैसी आएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद क्या होगी? लाइट जब इस ग्लास के लेंस से बाहर निकलेंगी तो क्या होगा? वो अपने पाथ से डेविएट होंगी। क्या होगा? अपने पाथ से क्या होंगी? डेविएट होंगी। अब हम लोग जानते हैं यहां पर एक पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है कि भैया जो हमारा व्हाइट लाइट होती है दैट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, दैट इज विबग्योर। ये आपका विबग्योर होता है ना। अब ये जो व्हाइट लाइट होती है इसमें क्या हो जाता है कि जो डेविएशन है वो वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा मिलता है और रेड कलर के लिए कम मिलता है। मतलब रेड कलर की लाइट जो है वो अपने पास से कम डेविएट होती है और वॉयलेट कलर की ज्यादा होती है। तो इसके कारण देखो यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट की जो है ना ऐसे लॉन्गिट्यूडनल बोल सकता हूं, या ऐसे मैं बोलूं कि क्या बोलते हैं, ये एक्सपांड हो गई है इमेज। कैसी हो गई है? एक्सपांड हो गई। मतलब देखो ये इमेज मिल रही है, यहां पे क्या है, ये आपको फोकल पॉइंट मिल रहा है वॉयलेट कलर के लिए, और ये फोकल पॉइंट मिल रहा है रेड कलर के लिए। तो आपका ये फोकस भी क्या हो गया? इलोंगेट हो गया है। तो इस टाइप के एब्रेशन को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। और खासली और यदि हम लोग ज्यादा डिटेल में बोले तो इसे एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन भी कहते हैं। बस यही हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया हम लोग रेड के लिए फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, वॉयलेट के लिए फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है उसे हम लोग कह रहे हैं यहां पर एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, बस इतना सा फॉर्मूला है। सवाल पूछे नहीं गए हैं लेकिन बताना मेरा काम है, तो मैं इसको बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अगला है बेटा मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। क्या कह रहे हैं हम लोग? मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन में क्या हो रहा है कि जो हम लोग थियोरेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से जो इमेजेस फॉर्म करते हैं, हम लोगों ने थियोरी तो बहुत पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? बिल्कुल पढ़ी हुई है। तो जब हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग इमेजेस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं जो थियोरी हम लोगों ने पढ़ी हुई है उसके बेसिस पर, तो हम पाते हैं कि रियल लाइफ में जो इमेज फॉर्म हो रही होती है वो उस थियोरेटिकल कैलकुलेशन से थोड़ी सी क्या आती है? थोड़ी सी अलग आती है। इवन दो वी आर यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के यूज के बावजूद भी, इवन दो यू आर यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट, इवन दो यू आर गेटिंग द डिफेक्ट इन द इमेज, then that kind of defect is called as monochromatic aberration। क्या कहेंगे उसे? मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन कहेंगे। अब ये जो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन है इसके कुछ टाइप होते हैं हमारे पास में। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन देखो, इसको आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। उसमें क्या हो रहा है कि भैया द इमेज साइज ऑफ द इमेज एज फॉर्म बाय अ लेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द थियोरेटिकल कैलकुलेशन इवन यूजिंग monochromatic light, the image form will spread both along and perpendicular to principal axis of the lens. Also the shape of the image is not according to the shape of the object, and monochromatic aberration can be divided into following heads। बात समझ में आई? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो आपकी इमेज है वो, अब जैसे क्रोमेटिक एब्रेशन में हमने देखा कि वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस स्प्रेड कर गई थी। क्यों? फोकल लेंथ चेंज हो गई थी। तो ये कह रहा है कि भैया मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर भी लोगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर भी लोगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। लेकिन हम लोग मोर प्रेफर करते हैं फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करना, क्योंकि जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है इसके कारण। ठीक है, सो अब यहां पर हो क्या रहा है कि भैया आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर ली, फिर भी आपको लॉन्गिट्यूडनल और परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग दी एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस क्या मिल रहा है? डिफेक्ट मिल रहा है। उसे हम लोग मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन कह रहे हैं। इसके पांच टाइप है, जिसमें सबसे पहला आ रहा है स्फेरिकल एब्रेशन। इसमें क्या आ रहा है? सबसे पहले स्फेरिकल एब्रेशन आ रहा है। अब देखो हमारे पास जब स्फेरिकल एब्रेशन की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, कई लोग तो ये डिजाइन ही देख रहे होंगे कि पीपीटी पे आज इस बार तो सर ने बहुत तगड़ी तगड़ी डिजाइन डाली है करके।
चलो कोई बात नहीं, उसको देख के खुश हो लोग। क्या हो रहा है कि हम लोग जो लाइट रेज की जो कैलकुलेशन बेसिस पे सारी चीजों को जो करते हैं वो करते हैं हम लोग किनके लिए, पैराक्सियल रेज के लिए। लेकिन हमारे पास में मान के चलो मार्जिनल रेज प्रेजेंट है। मार्जिनल रेज का मतलब क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है तो हम लोग उन्हें मार्जिनल रेज कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से काफी हाइट पर जब आती हैं। ठीक है, सो सिचुएशन क्या हो रही है कि हमारे पास में मान के चलो कि जो पैराक्सियल रेज हैं, पैराक्सियल रेज कैसे आई, नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मार्जिनल रेज कैसे आई, अबाउ द पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज से ऊपर वाली। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलो हमारे पास में यहां पे एक बड़ा सा लेंस है, ठीक है, ये क्या है, एक बड़ा सा लेंस है, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास वाली जो लाइट रेज है ये है आपकी पैराक्सियल रेज। ये क्या है, आपकी पैराक्सियल रेज हैं। अब ये पैराक्सियल रेज की यदि मैं बात करता हूं तो मान के चलो ये कहीं यहां जाके इस फोकस पे मिल रही है। ये कहां, यहां पर कहीं जाकर के फोकस पे मिलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जैसे ये मैं लिख देता हूं, पैराक्सियल रेज हैं। मार्जिनल रेज मतलब इनसे काफी ऊंचाई पर, जैसे मान चलो एक रे यहां से आई, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, और एक रे यहां से आई, तो ये क्या हो रही है आपके पास में, मार्जिनल रेज बन रही हैं। क्या बन रही है बेटा, मार्जिनल रेज बन रही हैं। अब ये मार्जिनल रेज क्या है ना, ये आपकी इससे पहले ही यहां पर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो देखो यहां पर ये स्फेरिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी यहां पर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए स्फेरिकल इमेज बन जाती है। तो इस एब्रेशन को हम लोग कह रहे हैं क्या, क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल एब्रेशन कह रहे हैं। ठीक है, सो अब यहां पर कुछ पॉइंट और आते हैं, उसको भी समझिए बेटा। यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक सर्कुलर पैच जैसी नजर आ रही है, जिसकी डायमीटर ए बी है। मैंने डायमीटर वगैरह नहीं लिखा है, और इस ए बी को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन तो आपको पता होना चाहिए, मतलब सवाल कैसे बनाया गया, इसने एग्जामिनर ने बनाया, तो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन इज एसोसिएटेड विद स्फेरिकल एब्रेशन, या दूसरे जो अभी हम लोगों ने नाम नहीं लिए हैं अभी तक उनके बारे में, और मैं यहां पर बता सकता हूं। तो उनमें से कौन सा है कि जहां पर ये सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन क्रिएट होता है, या ये वर्ड किससे एसोसिएटेड है। क्लियर है भैया, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। यहां पे ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि भैया जो मार्जिनल रेज है वो तो फोकस पर पहले ही मिल गई और आगे क्रॉस करके चली गई, यस और नो। लेकिन जो पैराक्सियल रेज है वो कहीं दूर जाके मिल रही है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, ये क्रॉस करके यहां पे आगे बढ़े, तो यहां पर आपका सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला आता है बेटा कोमा। अगला क्या आता है, कोमा। कॉमा जो आपको बोलना है उसे आप बोल सकते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कि भैया जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ना होते हुए किसी ऑफ द एक्सिस हो, मतलब एक्सिस से कहीं बाहर हो, एक्सिस से कहीं बाहर हो, जैसे मान के चलो मैंने ये लेंस बना दिया, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब मान चलो कहीं यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो भैया लाइट रेज विल मूव पैरेलल, मतलब यहां से तो वो पैरेलल चली, ये चली, ये चली, ये चली, ऐसे लाइट रे क्या आ गई, पैरेलल आई। अब ये जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं वो यहां ना मिलते हुए कहीं यहां मिलेंगी, यस और नो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भैया ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे इमेज बन रही है, मतलब ये ब्रेक डाउन हो रही है और ये कॉमेट जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। कॉमेट आपने देखा होगा, सुना होगा, पुच्छल तारा कुछ ऐसा बोलते हैं क्या, मतलब ऐसे पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बन गया, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कितनी इमेज बन गई, यहां पे 2-3 बन गई। कब हुआ ये, जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, कहीं दूसरी जगह पर है, तो ऐसी सिचुएशन यहां पर नजर आती है। तो इसे हम लोग कहते हैं, इस डिफेक्ट को क्या कह रहे हैं, कोमा कह रहे हैं, बराबर है। इट लुक्स लाइक अ कनेक्टेड एंड सो कॉल्ड कोमा। इट्स लुक लाइक अ कनेक्टेड एंड सो कॉल्ड कोमा, मतलब मेरे तो दूर दूर बना दिए लेकिन वो एकदम पास पास में चिपके चिपके से नजर आते हैं। क्लियर, श्योर, ओके। कोमा के बाद में अगला जो आता है वो है एस्टिग्मेटिज्म। कौन सा आता है बेटा, एस्टिग्मेटिज्म आता है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है
कि जो हमारे पास में इमेज हो रही है, जो इमेज बन रही है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट एक्सटेंशन, इसका प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो स्प्रेडिंग है, उसे हम लोग कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अब देखो ध्यान रखना, जो हमारे पास में स्फेरिकल एब्रेशन था और एस्टिग्मेटिज्म है, इसमें डिफरेंस क्या है? स्फेरिकल एब्रेशन में हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस पर था, और एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है? एस्टिग्मेटिज्म में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ना होते हुए ऑफ द एक्सिस है, और जब ऑफ द एक्सिस ऑब्जेक्ट होने पर, ऑफ द एक्सिस ऑब्जेक्ट होने पर जो आपका स्फेरिकल काइंड ऑफ एब्रेशन मिलता है वो आपका एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल रिलेटेड चीज है, बिल्कुल रिलेटेड चीज है। स्फेरिकल एब्रेशन और एस्टिग्मेटिज्म में डिफरेंस क्या आ रहा है कि भैया आपका स्फेरिकल एब्रेशन में आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, जबकि हम लोग जब एस्टिग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं तो एस्टिग्मेटिज्म में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑफ द एक्सिस है, और इसमें क्या हो जाता है, जो इसकी इमेज बनती है वो बेटा आपके एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों साइड में क्या होती है? स्प्रेड कर जाती है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग कह रहे हैं एस्टिग्मेटिज्म। देखो कोमा में क्या हुआ था? पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सिस था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, उसकी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर बन रही थी, मतलब डॉट 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 बन रहे थे और वो सब कनेक्टेड लग रहे थे। एस्टिग्मेटिज्म में ये काइंड की वैरायटी हो गई। क्लियर है ये बात? अब देखो इसकी यदि मैं इमेज बनाने की बात करूं तो इसमें क्या होता है? कोमा बन रहा है, स्फेरिकल एब्रेशन हो रहा है, और इन सबको मिला के ही आपका एस्टिग्मेटिज्म हो रहा है। मतलब देखो ये मैंने यहां पर एक काम करता हूं, इसको अगले पेज पे खाली तो हो गई। हाँ, जैसे मान चलो ये, अरे तेरी, ये मेरे पास में बड़ा सा लेंस मैंने बना दिया, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कर दी है ना। अब सोचो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना यह है कि स्फेरिकल एब्रेशन और जो कोमा सीखा था दोनों को कंबाइन करना है। तो दोनों को कंबाइन करना है तो भैया देखो, दोनों को कंबाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने मान चलो एक सेंटर लाइट रे ले लेता हूं। देखो ये मैंने सेंटर लाइट रे ले ली। अब इससे थोड़ा सा ऊपर क्या आएगी? एक प्रिंसिपल एक्सिस पैरेक्सियल रेज आएंगी, और इनको आप कहीं यहां पर जाके दूर जाकर के मिला दिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, मैंने आगे लेके जाके फिर यहां पे एकदम से शार्प मोड़ दिया, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और अब आप क्या कीजिए, इसमें आप मार्जिनल रे लेके आइए। मार्जिनल रे आएगी मतलब बहुत दूर से आएगी, और ये ऐसे चली गई, यस और नो? हाँ, और एक दूर से नीचे से निकालिए, ठीक है। सो अब यहां पर क्या हो रहा है? दोनों चीजें हो रही है। देखो ये आपका सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन भी बन रहा है, और ये दोनों तरफ से ऐसे भी हो रहा है, मतलब कोमा और स्फेरिकल एब्रेशन दोनों यहां पर आपको साथ साथ में देखने को मिल रहे हैं। कोमा और स्फेरिकल एब्रेशन यहां पर आपको साथ साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा एस्टिग्मेटिज्म। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद वाला है कर्वेचर। इसके बाद वाला क्या है? कर्वेचर है। कर्वेचर में हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया सिंपल सी बात है, ये आपके पास में लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, और इसकी जो इमेज बनानी है, जैसे मान लो यहां से लाइट रे गई और ये ऐसे चली गई, ठीक है, तो यहां जो इमेज बन रही है ना वो ऐसी यदि इमेज बन रही है, ऐसे देखो, ये इमेज को ध्यान से देखो, ये मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ये सीधा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी मुड़ी हुई जो इमेज बन रही है, इसे हम लोग कहते हैं कर्वेचर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्वेचर। सीधे ऑब्जेक्ट की जब मुड़ी हुई इमेज सीधा है, कोई ये गन्ने जैसा सीधा है, ये केले जैसा मुड़ गया, तो आपका इमेज जो बन रही है वो क्या बन गई? कर्वेचर। शुगर केन से बनाना फॉर्म में स्ट्रक्चर कन्वर्जन इज कॉल्ड कर्वेचर। वैसे ऐसे कहना नहीं चाहिए, कहना क्या चाहिए कि भैया व्हेन द इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड प्लेन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ लेंस इज नॉट फ्लैट बट द कर्व्ड, तो इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं कर्वेचर। इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। यस और नो? ये किसके कारण हो रहा है भैया? ये इसके कारण हो रहा है कि भैया इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द पैरेक्सियल फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन द मार्जिनल फोकल लेंथ। जो पैरेक्सियल लाइट रेज है उनकी जो फोकल लेंथ है वो बड़ी है, और मार्जिनल फोकल देखो ये भी एक सवाल है अपने आप में, मार्जिनल रेज की फोकल लेंथ कम होती है। मैंने आपको जब ये सिखाया था लेंस में,
स्टडी ऑफ फोकस करके एक पॉइंट सिखाया था, उसमें 37 डिग्री के एंगल पे मैंने एक सवाल करवाया था, आपको याद हो तो वहां पे एफ बराबर r/2 नहीं आया था, r/2 माइनस क्या आया था, r/2 1 माइनस सेक थीटा, ऐसा कुछ तो भी ले रहे थे हम लोग, याद होगा तो कुछ फॉर्मूला। अब यस और नो क्लियर है। चलो कर्वेचर के आगे बढ़ता हूं मैं, और ये है डिस्टॉर्शन। बेटा ये तो सबसे सिंपल है। डिस्टॉर्शन में क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो सारी डायरेक्शन में क्या हो जा रही है, डिस्टॉर्ट हो जा रही है। मतलब एक सिंपल सी बात यदि मैं यहां पर करता हूं तो ऐसा है, ये हमारे पास में एक लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने क्या किया, ऑफ द एक्सिस एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, ऑफ द एक्सिस एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो इसका नाम है ABCD। तो भैया ये क्या बन रही है, इसकी जो इमेज बन रही है कहीं यहां पे ऐसे 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 बन रही है, ठीक है, मतलब ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मान लो ना, सारे कॉर्नर को आप, जैसे आपके पास में एक एल्यूमिनियम का बॉक्स है, ऐसा एल्यूमिनियम का एक चपड़ा, एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, उसके आप कॉर्नर को घस दो मतलब ऐसे हथौड़े से मारो मारो मारो, वो गोल जैसा स्ट्रक्चर होने लगेगा, ऐसा गोल सा डब्बा इसका बन जाता है। तो ये ABCD है, तो यहां पे इसकी जो इमेज है वो मान लीजिए A' B' C' और D'। मैंने बस अंदाजे से लिखा हुआ है, एकदम से क्या बोलते हैं, ज्यादा ओवर एक्साइटेड होके ऐसा मत बोलने लगना सर ये तो कुछ गलत सा लग रहा है। तो भैया बस एक बताने का नजरिया है, ठीक है। ये आपके डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस यहां पे कंप्लीट होते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस कंप्लीट होने के पश्चात हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। अब एक बात बताओ, ह्यूमन आई के बारे में आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो ऐसा लगता है मुझे, और इसमें मुझे कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो आप बायो के स्टूडेंट हो, तो बायोलॉजी और मेरा बायो से दूर दूर तक कभी नाता नहीं रहा है। मतलब मैंने 11-12 में बायो मेरी थी नहीं, हमारे यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल स्ट्रक्चर था, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, खत्म, नो बायो एट ऑल। हिंदी इंग्लिश 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए। जब हमने फिजिक्स पढ़ी थी तो हमने भौतिक विज्ञान पढ़ी थी, जब हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने रसायन विज्ञान पढ़ी थी, और जब हमने मैथ्स पढ़ी थी तो गणित पढ़ी थी। मतलब हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना पढ़ते हुए अवकलन समाकलन पढ़े थे, और अपवर्तन परावर्तन ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तरंग दैर्ध्य ऐसे वर्ड्स के साथ में हमने पढ़ाई करी, ठीक है, उनसे मतलब नहीं है। हमारे पास में द ह्यूमन आई, हम लोग ह्यूमन आई के बारे में बात कर रहे हैं। भैया देखो ये ह्यूमन आई है, यहां पर आपके पास में एक लेंस लगा है, ये आपका रेटिना है जिस पर आपकी इमेज बनती है। फिजिक्स में इतना काम की चीज है। ये आपकी पुपिल, क्या बोलते होंगे, आइरिस, मैं सही प्रोनाउंस तो कर रहा हूं, ये है कॉर्निया, मैं पूछ रहा हूं मैं बता नहीं रहा हूं, एक बात समझ लेना है ना, कॉर्निया है, और ये आपकी ऑप्टिकल नर्व्स हैं, जहां से क्या होता है, देखो मेनली क्या होता है आंख में, जो ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं उसकी जो इमेज बनती है वो अंदर में जो बनती है, जो रेटिना पे बनती है, वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर अंदर होता है ये रेटिना, जो स्क्रीन की तरह काम करता है। और यहां पर बनने वाली, जैसे मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा देखा, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर रेटिना पर बनेगी, कहीं छोटी ऐसी उल्टी। अब ये जो उल्टी इमेज बनी है इसको हमारा ये जो ऑप्टिकल नर्व्स है, या जो न्यूरॉन्स वगैरह से जो भी है, वो आपका दिमाग को पहुंचा देता है। दिमाग इसको बराबर इंटरप्रेट करता है कि भैया ये सीधी है, तेरे को ऑब्जेक्ट ऐसा देखना है करके, ठीक है, वो दिमाग का इंस्ट्रक्शन का काम है। तो कई लोग अब जब आगे बढ़ के जब डॉक्टर बनोगे, न्यूरोलॉजी में जाओगे, तो शायद कुछ और चीजों को सीखोगे, तब और समझ में आएगा, तब आपको याद आएगी कि अच्छा हम लोगों ने कभी तो भी फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी, और मैं जानता हूं वो बिल्कुल भी याद नहीं आएगी, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, इसमें क्या है, ये जो दिमाग है अपना वही इन सब चीजों को सॉर्ट आउट कर लेता है, भैया कैसी इमेज है, कौन सा कलर है क्या नहीं है, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत सारे कलर्स को ये कर रही है। मतलब जैसे कैमरा वगैरह, जैसे आपने देखा कि पुराने जमाने के कैमरा में जो फोटो आते थे वो एकदम ऐसे आते थे, उससे पुराने जमाने में चले जाओ, मुगले आजम ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनी थी, उसके बाद में धीरे धीरे कलर हुई, चीजें हुई। अब टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोगों ने उसको मुगले आजम को भी कलर कर लिया है इवन दो। और और क्या था, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे पास में कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी आंखों का जो कलर सेंसेशन का ये जो है ना वो बहुत अच्छा है, हम ये कह सकते हैं। मतलब इससे बढ़िया कैमरा तो कोई है ही नहीं, है ना, क्लियर। चलो
सो ये हमारे पास में है, जो चीजें मैंने बोली हैं वही इस पे भी लिखी हुई हैं भैया। अब आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन आई के बारे में इतना ज़्यादा जो पढ़ लिया वो बहुत है। बेसिकली क्या होता है ना, हमारी जो आंखें होती हैं वो दूर रखी हुई चीजों को बहुत ही इजीली देख पाती हैं, ठीक है, पास रखी हुई चीजों को भी देख पाती हैं। लेकिन हमारे पास में एक पॉइंट कहा गया है कि भैया जो हमारी आंखें होती है वो 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर मान लो, आपकी जो छोटी स्केल आती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। अब यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत पास में ले जाके आओगे तो आपको थोड़ा सा आंखों पे स्ट्रेन देना पड़ेगा, थोड़ा सा तनाव देना पड़ेगा, स्ट्रेन देना पड़ेगा, मतलब जो आपकी ऑप्टिकल नर्व्स है उस पर थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, टेंशन डेवलप होगी, ठीक है। लेकिन यदि 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो भैया उस वो एकदम सही लोकेशन होती है, और जो सबसे पास में, और दूर मतलब इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी नहीं होता है एक्चुअली हमारे लिए, लेकिन कुछ एक किलोमीटर तक की डिस्टेंस को हम लोग, कुछ एक मीटर तक की जो डिस्टेंस है हम लोग उसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं। क्योंकि जो हमारी जो फोकल लेंथ वगैरह ये सब होती है सेंटीमीटर्स में होती है, किसमें होती है, सेंटीमीटर में। तो आप सोचिए ना, यदि मैं 10 मीटर का भी पॉइंट बोल लेता हूं तो वो भी काफी दूर हो जाता है उस फोकल लेंथ के नजरिए से यदि देखा जाए तो। क्लियर है, श्योर है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि भैया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, व्हाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड, व्हाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड। तो भैया होता क्या है कि जैसे समय के साथ साथ में पौष्टिक चीजों का पौष्टिक चीजें न मिलने के कारण, कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स, विटामिन की कमी के कारण है ना, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी ना, एम आई राइट? मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहते विटामिन, कौन सा विटामिन सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है, ये सब चीजें मुझे याद ही नहीं रह पाती हैं। मैं तो आज याद करता हूं, फिर दूसरे दिन पता लगता है सुपड़ा साफ। तो देखो, अब ऐसा कई लोग सोच रहे होंगे सर, ऐसे हम भी सोचते हैं, आपको ये फिजिक्स कैसे याद रह जाती है, हमें नहीं रह पाती। ऐसे मैं भी सोचता हूँ बैठ के यार कि बायो कैसे याद हो जाती है आप लोगों को, बायो कैसे आप कर पाते हो, मैं नहीं कर पाता। वो तो अलग कैसे होता है, वो ब्रेन कैसा डेवलप हो रहा है, आपने ब्रेन को कैसे ट्रेन किया है, या कह सकते हो कि नेचुरली भी बचपन से जो चीज़ों को आपने पसंद किया होगा उसी के बेसिस पर भी चलती हैं बहुत सारी चीज़ें। अब मुझसे पूछोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री तो हमारे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ती, ऐसा लगता है कि कैसे हो रहा है। वैसे हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग होती है, पढ़ने जाओ तो उसमें भी बहुत इंटरेस्ट आता है, बस पढ़ाने वाला वैसा चाहिए। अब कैसे होता है, कई लोग पोथी बांध देते हो तो उसमें मजा नहीं आता, बट जो एक कहानी को कनेक्टिंग डॉट्स के साथ में जब चीजें बतलाई जाती हैं, मतलब जैसे कि भैया 1857 की क्रांति सबने सुनी, कि सुना ना, पढ़ी तो होगी कभी, मैंने तो पढ़ी थी, हमारी क्लास की हमारी किताब में थी, है ना। चलो ठीक है, हम 1857 की क्रांति पे क्यों पहुंच गए। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कंपैरिजन करते करते चले गए। कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, कोई भी ठीक है, सब सब्जेक्ट अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, बस डिपेंड इस चीज पे करता है कि भैया आपका इंटरेस्ट किस में जाग रहा है, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे मेडिकल एंट्रेंस में जो जितने बच्चे होते हैं उसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स का जो है वो बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट यदि मैं बात करूं तो फिजिक्स सबसे लास्ट में, पहले बायो पढ़ेंगे, उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में कई लोग ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, कई फिजिकल पढ़ते हैं, वो फिजिकल को भी लास्ट में ही छोड़ते हैं, बोलते हैं यार ये तो फिजिक्स जैसी लग रही है, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, होता है ना, ये होता है। चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड। तो क्या होता है कि जब हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो भैया हमारी जो आंख के अंदर में एक लेंस लगा है, हमारी आंख के अंदर में क्या लगा है, लेंस लगा है, तो उसका जो एक ऑप्टिकल सेंटर है, वहां से यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो जो बनने वाला एंगल होता है, देखो ये मेरी आंख के अंदर का लेंस है, तो इसे हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। लेकिन यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को और ज्यादा पास लेके आओगे, जैसे मान चलो ये पास लेके आ गए, यहां पे आ गया, तो भैया आपको इसको ऐसे देखना पड़ेगा, तो जो विजुअल एंगल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विजुअल एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब विजुअल एंगल बढ़ जाता है तो आपको क्या करना होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेन देना पड़ता है, थोड़ा सा क्या देना पड़ता है, स्ट्रेन देना पड़ता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और है कि भैया आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा पास लाओगे तो फिर उस पर जोर पड़ेगा, तो आपका कभी कभी आपने देखा होगा बहुत पास से देखते हो तो सर दुखता है ना, क्यों दुखता है, मान लो उस पर टेंशन आती है, भैया थोड़ा सा स्ट्रेन आता है ना, इसके कारण होता है वो, ठीक है। अब पॉइंट ये हो रहा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मिनिमम सर्टन डिस्टेंस से ज्यादा नजदीक नहीं ला सकते, और उस मिनिमम सर्टन डिस्टेंस को कहा जाता है, कहीं तो लिखा होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑफ है बेटा यहां पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट
विजन, और ये बेटा जनरल केस में आपकी 25 सेंटीमीटर होती है और इसे कैपिटल डी से डिनोट किया जा सकता है। यस और नो, क्लियर है। अब यहां पर जो बनने वाला एक विजुअल एंगल है उसे एक सर्टन लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मतलब भैया ये जो है, जब आपका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, उस समय बनने वाला जो एंगल है वो आपका विजुअल एंगल होता है। ठीक है, यस और नो, जिसे हम लोग जनरली अल्फा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो अब हम लोगों को भैया डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बात करनी है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बात करनी है। तो ये जो नियर पॉइंट है या ये जो फार पॉइंट है जिसे हम लोग इन्फिनिटी कह रहे हैं, जब इनमें चेंजेस आने लगते हैं, इनमें जब चेंजेस आने लगते हैं तो हमें लगता है कि भैया अब हमारी आंखें काम दे रहे, अब हमारी आंखों ने काम निकाला है, अब हमारी गाड़ी खराब हो रही है, अब हमें एक मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है। मतलब मैकेनिक के पास मत चले जाना, डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, ये तो बोलचाल की भाषा है भाई। जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हो। अब आप, यदि हम लोग कह रहे हैं कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, तो आपको मशीन को रिपेयर करने वाला मैकेनिक, यदि इस बेसिस पर बोल रहे हो तो आपको जाना मैकेनिक के पास में। इसका रियल मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, क्लियर है। और डॉक्टर बेटा एक ऐसा मैकेनिक होता है जो चलती हुई मशीन को बिना रोके सही करता है। आप मैकेनिक के पास जाना, कभी गाड़ी बंद करके ही सही करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर बंद करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर बंद करेगा। लेकिन डॉक्टर चलती हुई मशीन को ही ऑपरेट करता है, ऐसे नहीं करता। अच्छा, दिल में थोड़ी सी खराबी आ रही है, थोड़ा दिल को बंद कर लेते हैं, बाकी मशीन को बंद कर लेते हैं, थोड़ा ब्लड फ्लो वगैरह सब रोक के रख लेते हैं और फिर हम लोग देख लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता ना, फटाफट फटाफट चल रही होती है प्रोसेस। ठीक है, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो भैया आंखों के जो दोष होते हैं उन्हें डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन आते हैं उनमें सबसे पहला आता है मायोपिया। सबसे पहला जो आता है मायोपिया। मायोपिया को हम लोग और एक नाम देते हैं नियर साइडनेस। अच्छा, मैंने कलर भी वही ले लिया क्या? ये मायोपिया के बारे में ही लिखा गया है। नियर साइडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष। नियर साइडनेस या निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है भैया? निकट, देखो मैं तो हिंदी में हमको याद था, वैसे ही मैं बता रहा हूं आपको भी। निकट दृष्टि दोष मतलब पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती, याद रखना। सो मायोपिक, मायोपिया में क्या हो रहा है, a person can see the objects which are near to him clearly but cannot see the objects which are far away from him। तो इसका मतलब क्या होता है, उसके लिए जो नियर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो तो 25 सेंटीमीटर बनी रहती है, लेकिन जो फार पॉइंट है जो हमारा इन्फिनिटी पे था वो डिस्टेंस इन्फिनिटी से हटके कुछ मीटर्स तक रह जाती है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भैया दूर की चीज नहीं दिखा रही तो दूर से आने वाली उनको क्या कर लें कि कहीं एक जगह फोकस कर लें, मतलब डाइवर्जिंग लेंस का यूज किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट और मैं अपने साइड से बताना चाहूंगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपकी जो आई बॉल होती है ना, वो वर्टिकल डायरेक्शन में एलोंगेट हो जाती है। मतलब जैसे आपकी आई बॉल है, ये बॉल है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है। वर्टिकल डायरेक्शन में एलोंगेट होने के कारण, वर्टिकल डायरेक्शन में इलोंगेट हो जाने के कारण आपकी जो आंखों का जो लेंस है और जो पीछे का रेटिना है उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम लोगों को क्योर करने के लिए हमको जरूरत है बेटा डाइवर्जिंग लेंस की। किसकी जरूरत है, डाइवर्जिंग लेंस की यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसकी कैलकुलेशन दिखाई गई है। यदि x इज द फार पॉइंट डिस्टेंस ऑफ मायोपिक आई एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, तो भैया लेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया और f बराबर -x यहां पर निकल के आ गया है। ठीक है, क्लियर, श्योर। ये नॉर्मल आई और ये मायोपिया, मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहीं पे पहले ही इमेज बन चुकी है। अगला होता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया और फार साइडनेस। फार साइडनेस में क्या होता है कि भैया दूर की चीजें दिखाई देती हैं, पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और इसमें क्या हो जाता है कि जो आपका जो ये है आई बॉल जो है, वो जैसे ये वाली आपकी एक आई बॉल थी, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
थोड़ी सी ऐसे एलोंगेट हो जाती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है। और ऐसा होने के कारण क्या हो जाता है कि भैया जो आपका रेटिना था और ये आपका यहां पर जो लेंस था, सोचिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिस्टेंस डिक्रीज हो गई, इसका मतलब जो इमेज है वो पीछे बन जाएगी। तो उस इमेज को पीछे बनने से रोकने के लिए उसको पहले बनाना पड़ेगा। पहले बनाना पड़ेगा मतलब यहां पर आपको कन्वर्जिंग लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। फार साइडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, देखो सारी चीजें बायो में पड़ी हुई हैं आपने, मैं जानता हूं। बस मेरा काम है एक बार आपको जस्ट बताना। और इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि भैया ऐसा व्यक्ति जो फार साइडनेस मतलब दूर की चीजों को क्लियरली देख पाता है, पास की चीजों को नहीं देख पाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइडनेस भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जो आपकी आईबॉल है, आईबॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लैट हो जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण रेटिना और आई लेंस के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो नियर पॉइंट होता है उसकी डिस्टेंस बेटा 25 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती है, और फार पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है, इन्फिनिटी जो है वो वही। और इसके लिए बेटा हम लोगों को एक कन्वर्जिंग लेंस की आवश्यकता होती है। यदि हम लोग कहते हैं y इज द नियर पॉइंट रिफ्रैक्टिव आई और f जो है उसकी फोकल लेंथ, जिस लेंस की हमें आवश्यकता है, तो हमारे पास में इसका आंसर आता है f बराबर 25y अपॉन y माइनस का 25। ठीक है, याद होना चाहिए। फोकल लेंथ वगैरह पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा है, जो जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है, वैसे वैसे हमारे जो नसें हैं वो कमजोर होती जाती है। जैसे आपने देखो ना, बूढ़े लोगों के पैर वगैरह दुखते रहते हैं, उनको चलने में परेशानी होती है। ऐसी पूरी बॉडी ही वीक हो चुकी होती है। तो हमारी बॉडी अब वीक हो चुकी है, तो वो अब हमारा जो आंखों के अंदर में जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को अपन एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके कारण यहां पर क्या होता है, ना तो उसे पास की चीजें ढंग से दिखाई देती है, ना ही दूर की चीजें ढंग से दिखाई देती हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। और ये जो प्रेस बायोपिया आता है ये उम्र के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कई लोगों को विटामिन की कमी हो जाए तो वो पहले ही हो जाता है, ना पास का दिखाई दे रहा ना दूर का दिखाई दे रहा, दोनों तरफ से अंधे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं। और बाई फोकल लेंस में भी क्या है कि अपर पार्ट जो होगा वो आपका कॉनकेव होगा और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो कॉन्वेक्स लेंस का बना होगा। ठीक है, श्योर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है इसमें एस्टिग्मेटिज्म। अरे हाँ नहीं सही है, एस्टिग्मेटिज्म, ये पहले भी वर्ड आया था ना, वैसा ही वर्ड है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है, इस डिफेक्ट में हो क्या रहा है कि जो आपका जो आई लेंस होता है वो उसका अलग अलग कर्वेचर पे अलग अलग प्लेन में उसका अलग अलग कर्वेचर होता है, जिसके कारण वो जो सारी जो डायरेक्शंस होती है उन सारी डायरेक्शंस को प्रॉपरली नहीं देख पाता है। और जब सारी डायरेक्शंस को प्रॉपर नहीं देख पाता है तो इस डिफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, और भैया आदमी चंगा भला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहां से आगे है सिंपल माइक्रोस्कोप। मैं यहां पे कुछ चीजें मैं बता दूं आपको बेटा, और वो चीजें ये हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक है, वैसे आप देखोगे तो अपनी एनसीईआरटी में डिटेल में भर भर के थियरी दे रखी है, न्यूमेरिकल्स के नाम पे कुछ भी नहीं दे रखा है। वैसे मैं यहाँ पे थियरी में आपको बहुत सारा पोर्शन में यहाँ पे आपको कवर करवाऊंगा, लेकिन एक बात को ध्यान रखें, और वो बात ये है कि फॉर्मूले बेटा आपको याद करने, और इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको देख देख के ऐसा लगेगा कि कितने फॉर्मूले हम क्या करेंगे, और हर एक फॉर्मूले पे सवाल बना पाना थोड़ा सा टेढ़ा काम जरूर होता है। देखो क्या हो रहा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं, बस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो थोड़ी छोटी सी होती है। जो 2 से 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखाता है। कब बड़ा दिखाता है, जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को उसके पास में रखते हैं। कहां रखते हैं, पास में रखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स की एक बड़ी सी इमेज यहां पर दिखाता है, और एनलार्ज इमेज दिखाता है, इरेक्ट इमेज दिखाता है। इसका मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा। ठीक है, मैं बस आज बोलने वाली चीजें हैं यहां पर, और कुछ नहीं है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मली ऑब्जेक्ट, तो यहां पर एंगल सबटेंडेड अल्फा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई, ये अल्फा हो गया। इसको डिस्टेंस को कैपिटल डी मानते हैं। ठीक है, कैपिटल डी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब
यदि हमारे पास में, हम लोग सिंपल सी बात कह रहे हैं और वो बात क्या कह रहे हैं कि यदि आंखों के पास में एक लेंस लगा दिया जाए, ये आपका फोकल है, तो यहां से आपने ऑब्जेक्ट को बेटा यहां रख दिया, तो देखो इसकी जो बड़ी इमेज है वो कहीं यहां पर आपको एक बड़ी इमेज मिल जाती है, और ये वाला जो एंगल है वो आपका बीटा बन जाता है। ठीक है, तो ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज एट द आई इज कॉल्ड एज व्हाट, बीटा। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट नियर पॉइंट इज कॉल्ड एज अल्फा। तो बेटा एम बराबर, ये आपका क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा तो आप नहीं निकाल पाओगे, डी अपॉन यूई तो रख सकते हो, डी अपॉन यूई तो रख सकते हो। यूई क्या है, यूई इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, होता है कि नहीं होता है। बस यहां पर क्या है, आंखों से उस ऑब्जेक्ट की दूरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, सीधा डेटा डालना है, सवाल करना है, सॉल्व करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में टू पॉसिबल केसेस, सीधा आ गया क्या। अच्छा हाँ, अब यहां पर भी हमारे पास में क्या होता है, दो केसेस होते हैं, और वो पहला केस क्या है कि मान के चलो आपकी जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बन रही है। देखो हमें इतना तो पता है कि इमेज आगे बन रही है, अब वो इमेज यदि इंफिनिटी पर बनती है तो हम लोग ले लेते हैं v बराबर इंफिनिटी और u बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई। मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकल लेंथ पे रखा है, तो m बराबर d अपॉन एफ ई बन जाता है। ये अगेन एक फॉर्मूला। देखो अभी आपने जो फॉर्मूला सीखा था जनरल केस में, तो वो सीखा था m बराबर डी अपॉन यूई। ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, यदि इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो उस केस में आपके पास में जो यूई है वो यूई बराबर आ जाएगा एफ ई। सो देयरफॉर यू विल बी राइटिंग m बराबर कैपिटल डी अपॉन एफ ई। क्यों भैया, जो जब ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्जिंग लेंस में फोकस पे रखते हो तो इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे। तो वही कहानी है, और इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं कि भैया आंखें जो हैं वो आपकी नॉर्मल हैं या रिलैक्स हैं या अनस्ट्रेन्ड हैं। मतलब फोकल पे ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज इंफिनिटी पे बनी और ऐसा हो रहा है तो आपकी आंखें नॉर्मल है। लेकिन यदि आपकी फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन जा रही है, फाइनल इमेज कहां बन जा रही है, नियर पॉइंट में, मतलब कैपिटल डी पर, तो बेटा v बराबर आपका माइनस डी हो जाएगा, u बराबर माइनस का यूई। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस का डी बाई एफ ई, 1 प्लस का डी बाई एफ ई। डायरेक्ट स्टैंडर्ड सवाल है ये, सिंपल माइक्रोस्कोप के सवाल हैं, इस बात को ध्यान रखना। सिंपल माइक्रोस्कोप, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे देगा, डिवाइड करना 1 प्लस, बड़ा ही आंसर आएगा, क्योंकि आपकी इमेज हमेशा बड़ी बनने वाली है। आपकी इमेज जो है वो आपकी बड़ी बनने वाली है। यस और नो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी क्या है कि भैया देखो हमारे पास में, हम लोग जानते हैं कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसके लिए मैग्निफिकेशन जो आ रहा है वो 1 प्लस का डी अपॉन एफ ई आ रहा है एक तो, ठीक है, और एक आ रहा है m बराबर डी अपॉन एफ ई, और एक आ रहा है m बराबर डी अपॉन यूई। ये तीन फॉर्मूले सीखे आप लोगों ने, यस और नो। m बराबर 1 प्लस डी एफ ई कब, जब आपका ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनी, फार नियर पॉइंट पे। m बराबर डी अपॉन एफ ई जब आपकी इमेज बनी इंफिनिटी पे, और m बराबर डी अपॉन यूई नॉर्मल सिचुएशन। ओके, अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया मैग्निफिकेशन जो है, यदि मैं ऊपर के दो फॉर्मूले पर फोकस करूं तो बेटा मैग्निफिकेशन जो है वो फोकल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। मतलब यदि मैं एफ ई को डिक्रीज करता जाऊंगा तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन हमारे पास में एक रेस्ट्रिक्शन है भैया, एक पर्टिकुलर लिमिट से छोटा फोकल लेंथ हम लोग नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस लगा लेते हैं, और ऐसा बना हुआ जो माइक्रोस्कोप होता है उसे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंगल लेंस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब दो लेंस हैं, ठीक है। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है कि भैया देखो कहानी वही है, पहले आपने ऑब्जेक्ट रखा, आंखों से एंगल डाला अल्फा, अब हमने क्या कर दिया, दो लेंस लगाए, ठीक है। अब यहां पर जो आंख के पास वाला जो लेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं आईपीस, और जो ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस होता है उसे कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव। तो भैया ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट रखा, तो यहां से पहले आपने एक इमेज बनाई, ये इमेज बेटा कहीं यहां पर बनी। नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस।
तो भैया दिस लेंस मतलब यहां से, अब देखो यहां से लाइट रे गई, यहां से लाइट रे गई, और आपको लग रहा है कि ये आके ये जो लाइट रेज है कहीं यहां से आ रही है, तो बेटा यहां पर आपको ये वर्चुअल इमेज, बड़ी सी इमेज बनती हुई नजर आती है। ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा मैं आपको बता दूं कि शायद मैंने डायग्राम जब दिया है तो उसमें ना यहां से आगे दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहां से आगे का पोर्शन उसमें नहीं दिख रहा था बुकलेट में। तो कोई डरने वाली बात नहीं बेटा, इन चीजों को आप थोड़ा सा यहां से इमेजेस को करेक्ट कर लेना। मैं काम करता हूं, देखो इसको मिटा देता हूं ताकि आपको खाली खाली सा सब कुछ नजर आए। मिट गया सब कुछ, ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूं, ठीक है। इसको इमेज को आप चाहें तो वापस बना सकते हैं, लेकिन एक बात समझिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से यदि आप सोच रहे हैं तो इनकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर भी वही कहानी आपको दोहरानी है, और वो क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज होना चाहिए था यहां पे, फाइनल इमेज, और बेटा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट नियर पॉइंट अल्फा। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है m बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन वी इंटू वन प्लस का वीई अपॉन एफ ई। अब यहां पर फिर से देखिए, इन चीजों को समझिए बेटा, कहां पे क्या चीज रखी हुई है। देखो ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो यूओ है, और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस से पहली जो बनी हुई इमेज है उसकी डिस्टेंस वीओ है, और ये जो पहली इमेज बनी है वो आपके आईपीस वाले लेंस से कितनी दूरी पर बन रही है, ये आपकी यूई है, जिसे आईपीस से कह रहे हैं यूई, और इसके बेसिस पर बेटा ये फाइनल इमेज बन रही है, और इसकी ये जो डिस्टेंस है वो आपकी वीई है, ठीक है। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, यूओ वीओ यूई वीई और एफओ एंड एफई, ठीक है। ये कितने पैरामीटर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पैरामीटर के बेसिस पर आपको पूरी कहानी यहां पर चलती है। वैसे मैं बताऊं 6 की भी जरूरत है क्या, देखो आप कितने की जरूरत है, वीओ यूओ वीई, वीओ यूओ वी, तो बीच में जो यू ओ यू ई है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, सवाल पूछेगा डायरेक्ट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ये है, क्या है बेटा, माइनस का वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन वीई इंटू वन प्लस का वीई अपॉन एफई। लेकिन इसमें भी फिर से वही दो सिचुएशन निकल के आती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जब आपकी फाइनल इमेज जो है वो नियर पॉइंट पर बनती है, मतलब वीई की वैल्यू को आप डी रख दीजिए, तो बेटा यहां पर जाइए और यहां पर वीई की वैल्यू को डी रख दीजिए, तो डी से डी कट जाएगा, तो आपके पास में क्या बच रहा है जरा देखिए, माइनस का वीओ अपॉन यूओ वन प्लस का डी अपॉन एफई। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, और वो होता है द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, मतलब जो दो लेंस होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस पर सवाल बन जाता है सीधा सीधा, तो बेटा ये एल बराबर वीओ प्लस का यूई होता है, और ऐसा करने पर हमारे पास में ये चीजें निकल के आती हैं। एक और चीज मैं बताऊं, यहां पर जो मैग्निफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, बेसिकली क्या है, दो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस, ठीक है, आई लेंस, तो दोनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये 1 प्लस डी एफ आपने पहले भी निकाला हुआ था, और माइनस का वीओ अपॉन यूओ बस आपने एक्स्ट्रा निकाला है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास में आंसर आया है, तो ये है मेन चीज, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्टकट में कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए ताकि आप इनको याद रख सके। याद रखने वाला फंडा बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, मैं जानता हूं कई लोग कह रहे होंगे सर हर एक का डेरिवेशन कराओ, तो बेटा इतने सारे लेंसेज हैं, एक तो एनसीईआरटी ने भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि कौन सा हम लोग क्या बताएं करके, अब उसमें भी दिए हुए माइक्रोस्कोप वगैरह इतना सब कुछ दिया हुआ, लेकिन क्या एग्जैक्टली है सवाल को यदि हम लोग देखें तो मोस्टली इन चीजों पे सवाल अवॉइड किए जाते हैं, लेंथ वेंथ पे सवाल पूछ लेते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप वगैरह की लेंथ पर ही सवाल पूछ लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो थोड़े फॉर्मूले बेटा यहां पर याद रखने, बस एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 प्लस डी अपॉन एफ ही हो रहा है, उसमें माइनस वी नॉट अपॉन यू हो गया। आगे बढ़ते हैं, जरा फॉर्मूले को इनको लिख के रखना, फिर आगे देखना। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब यूई आपका जो है वो एफ ही हो जाता है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है, ठीक है। तो वी इंफिनिटी हो जा रहा है, तो एम बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ही। देखो ये डी अपॉन एफ ही तो आपके पास पहले भी था ना एक बार, और माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, बात समझ में आई।
सो यहां पर जो लेंथ आती है निकल के वो वी नॉट अपॉन एफ नॉट आ रही है। पिछले वाले केस में देखो कितनी आ रही है, वी नॉट प्लस का मॉड ऑफ यू ई रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए कितना हो गया, वी नॉट प्लस का एफ नॉट हो रहा है, ठीक है। श्योर है। अब इन चीजों को मैं एक एक करके लिखते हुए भी चल सकता था, लेकिन हम लोगों को लिखने में ज्यादा समय वेस्ट यहां पर नहीं करना है, इसलिए मैंने चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्डली यहां पर लेने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास में मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। कई बार लेंथ के फॉर्मेट में भी सवाल में दिया जाता है। तो अगेन m बराबर माइनस का l अपॉन एफ नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ ई, और m बराबर माइनस एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। ध्यान रखो यहां पर l अपॉन एफ नॉट की जगह क्या था, क्या था बता सकते हैं कि आप लोग, वी नॉट अपॉन यू नॉट था क्या? तो वही चीजें हैं, वी नॉट अपॉन यू नॉट की जगह l अपॉन एफ नॉट करके रखा गया, और इन्फिनिटी के लिए m बराबर माइनस एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, याद ही रखने हैं, हम लोग हर एक का डेरिवेशन नहीं कर सकते। अगेन अब है बेटा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में हम लोग चल रहे हैं। टेलीस्कोप में क्या है, वही सेम चीजें हैं, टेलीस्कोप है, और ये कौन सा वाला है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमी से क्या मतलब समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी मतलब बड़ी चीजें हो गई क्या? बिल्कुल, मतलब जो आपकी गैलेक्सीज वगैरह हैं उनको सबको देखने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं। अब टेलीस्कोप में भी हमारे पास में ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तीन तरह के टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल है, टेरेस्ट्रियल है, और एक गैलीलियो है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया जो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें देखना है। हमारे पास में एक ऑब्जेक्टिव है, एक आई पीस है, वही सेम चीज है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही काम कीजिए, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और देखो m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, वन प्लस का एफ ई अपॉन वी। पिछली बार क्या चल रहा था, माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट, वन प्लस का डी अपॉन एफ ई था। इस बार क्या हो गया, एफ ई अपॉन वी हो गया। फॉर्मूले ही थोड़े थोड़े से चेंज होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये टेलीस्कोप है, याद रखना। टेलीस्कोप में यहां पर फोकल लेंथ ऊपर आ रही है, जबकि माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ नीचे थी, डी ऊपर था। याद रखिए वन प्लस डी एफ ई आया था ना, वन प्लस का डी अपॉन एफ ई, वो माइक्रोस्कोप में। टेलीस्कोप में कहानी उल्टी हो गई, एफ ई ऊपर चला गया, डी नीचे आएगा। सर डी तो आया ही नहीं, आएगा आएगा, रोको तो सही। दूसरा, इसमें इमेज को देखना, मैंने वहां पर जो आपको इमेज दी हुई थी उस इमेज में भी मैंने शायद यहाँ पे ये फाइनल इमेज वाली बात नहीं बताई थी, उसमें वो मिसिंग है शायद, मतलब इन्फिनिटी पे बन रही है ऐसे, तो मैंने वो लाइट्स को बस दिखा दिया। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको प्रॉपरली ले सकते हैं, ठीक है। नाउ इसमें जो बना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इसमें फिर से हमें दो कहानी पढ़नी है। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, तो वी को डी के बराबर लिख देते हैं। तो m बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, वन प्लस का एफ ई अपॉन डी। अब ये टेलीस्कोप है, लंबी सी पाइप होती है, इस पाइप की जो लेंथ होती है वो आती है बेटा एफ नॉट प्लस का मॉड ऑफ यू ई। देखो ये सेम फॉर्मूले चल रहे हैं, पहले भी आया ये फॉर्मूला। और जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है तो यू ई बराबर आप एफ ई लिख देते हो, तो m बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई हो गया। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में इस बार एफ नॉट प्लस का एफ ई हो जाएगा। मतलब सवाल ऐसे ही देता है कि भैया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दोनों की फोकल लेंथ दे देता है, और बोलता है कि भैया जब आपने एक टेलीस्कोप का यूज किया तो उसकी फोकल लेंथ ये दे रखी है, और कहता है यदि इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। सीधा सीधा ऐड करना होता है, ये सवाल है बेटा। अब बताओ इससे हलवा सवाल क्या होगा? हलवा सवाल बस तभी हो सकता है यदि आपको सारे फॉर्मूले याद हो। यही इसमें सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज है। सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग है बात यहां पर क्या है, फॉर्मूले याद रखने की है। फॉर्मूले याद रखना चैलेंजिंग काम यहां पर होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब जो चैलेंजिंग है उसको तो आपको देखना पड़ेगा। अब अगला आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है कि जैसे हम लोग उन चीजों को देख रहे थे, किन चीजों को देख रहे थे, गैलेक्सीज वगैरह देख रहे थे, उसमें आपने देखा कि इन्वर्टेड इमेज मिली थी, उल्टी इमेज थी। लेकिन हम लोगों जैसे क्रिकेट मैच देखना है तो सोचो ना, तुम मैच देख रहे हो दूरबीन लगा के, टेलीस्कोप का मतलब दूरबीन ही है, तो तुम मैच देख रहे हो और खिलाड़ी उल्टे देख रहे हैं, कैसा लगेगा वो? नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज को सीधा करने के लिए एक लेंस और डाल लेते हैं, तो इमेज क्या हो जाती है आपके पास में, सीधी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें मैग्निफिकेशन कर सकते हैं लेंसेज को एडजस्ट कर करके। अब यहां पर ये जो लेंसेज को एडजस्ट करके मैग्निफिकेशन करते हैं, बस चीजों को देखिए क्या है कि भैया कहीं दूर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसने एंगल बनाया अल्फा, ठीक है। ये यहां पर अल्फा दिख रहा है, बेसिकली ये अल्फा यहीं बन चुका है। देख यहां पर आपको एक दिख रहा होगा अल्फा, लेकिन अल्फा यहीं बन चुका है, ठीक है। और फाइनल इमेज जो है वो यहां पर कहीं बन रही है, और ये एंगल आपको बीटा दिख रहा है, ठीक है। ये एंगल आपको बीटा दिख रहा है क्योंकि वहां से आप चीजों को देखने की कोशिश
सॉरी बेटा, मैंने बीटा यहाँ पे बना, बीटा सही जगह बनाया लेकिन इमेज फाइनली यहाँ बन रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहली इमेज यहाँ बनी, यहाँ से दूसरी इमेज यहाँ बनी, यहाँ से तीसरी इमेज यहाँ बनी। ये इतनी सारी चीजें क्या याद रखेंगे वो तो बस ये है कि मैं कराने के लिए इनको करा दे रहा हूं बस। अदरवाइज आप में से मोस्टली स्टूडेंट मैं बता रहा हूं आज के लेक्चर में चीजों को छोड़ के जाने वाले हैं, मैं जानता हूं इस बात को। क्या है कि भैया यदि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बनती है तो बेटा वीई बराबर डी होता है, एम बराबर एफ नॉट अपॉन एफ ई, वन प्लस का एफ ई अपॉन डी। याद कीजिए मैंने क्या बोला, टेलीस्कोप में एफ ई अपॉन डी, माइक्रोस्कोप में डी अपॉन एफ ई था, बस इतना याद रहेगा ना। और जो लेंथ होती है उसकी चला क्यों नहीं, हाँ लेंथ जो होती है वो आएगी एफ नॉट प्लस 4f प्लस यूई। याद होगा क्या? देखो कोशिश करते हैं। और इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी तो वीई बराबर इंफिनिटी, एम बराबर एफ नॉट अपॉन एफ ई। क्यों? वीई आपका इंफिनिटी पे चला गया है, वीई डी से रिलेट करो बेटा, वन प्लस तो एफ ई अपॉन इंफिनिटी करोगे तो कितना आएगा 0, 1 प्लस 0 मतलब 1, तो एफ नॉट अपॉन एफ ई। और ये जो लेंथ का फॉर्मूला है ये सेम है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ और जो तीसरा लेंस बीच में डला है उसकी फोकल लेंथ। 3 फोकल लेंथ चाहिए ना इसमें, तो एक को ऑब्जेक्टिव बोल दिया, एक को आईपीस बोल दिया, तीसरे को कुछ बोल ही नहीं पा रहे तो वो तीसरा और है यहां पर प्रेजेंट, ये है आपका टेरेस्ट्रियल, ये है आपका टेरेस्ट्रियल। देखो ये आज के लेक्चर में मैं कह सकता हूं बहुत सारी चीजें याद रखने वाली हैं, यस आई नो दैट, बट अब कुछ नहीं कह सकते, जो चीजें हैं वो हैं, बता रहा हूं बस मैं। मोस्टली एग्जामिनर भी इन चीजों को अवॉइड करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक ही एग्जामिनर भी अपने आप को सीमित करने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो टेलीस्कोप, ये है भैया गैलीलियो सर का टेलीस्कोप। गैलीलियो वो थे जिन्होंने सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया था, याद है? यस और नो? और वो कुछ बना दिया होगा उन्होंने सन 1600 के आसपास, 1600 के आसपास में उन्होंने टेलीस्कोप बना डाला था। तो ये गैलीलियो जी का टेलीस्कोप है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। वो उनकी इच्छा थी भैया वो बहुत कि दूर दूर की चीजों को देखा जाए, तो उन्होंने दूर की चीजों को देखने के लिए ऐसा कुछ तो भी बनाया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही फॉर्मूले, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी तो भैया मैग्निफिकेशन। देखो क्या फर्क दिख रहा है क्या आपको, एम बराबर एफ नॉट अपॉन एफ ई, वन प्लस का एफ ई अपॉन डी, वही चीजें हैं। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, 2 बार लिख दिया क्या मैंने? अच्छा नियर पॉइंट है ये और ये इंफिनिटी पे, तो v बराबर इंफिनिटी, m बराबर एफ नॉट अपॉन एफ ई। ओके, लेंथ ऑफ ट्यूब एफ नॉट माइनस एफ ई, एल बराबर एफ नॉट माइनस यू ई। अब देखो इन फॉर्मूले को आप देखो, एक काम करना, अब आप बैठ के, पता है आप पाओगे कि ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले सेम है, बस बार बार रिकॉल हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो टेलीस्कोप में m बराबर एफ नॉट अपॉन एफ ई, वन प्लस का एफ ई अपॉन डी। ठीक है, और इन्फिनिटी पे इमेज बना देते हो तो m बराबर एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है, ये सिंपल है, गैलीलियो वाला है ना, इसको जरूर देखना बेटा क्योंकि गैलीलियो वाला आपके सिलेबस का भी पार्ट है। बाकी जो चीजें हैं उसमें क्या है ना, कई चीजें जैसे कई लोग कंसीडर करते हैं पूछ लेंगे, कई बार बोलते हैं कि नहीं पूछेंगे तो क्या करोगे, तो उन सब चीजों से उलझना ही नहीं है हमें इतना मान के चलना है कि भैया ये जो सारी चीजें, ये जो देखो आज के लेक्चर में फॉर्मूले बहुत है, इसी के बेसिस पर सारी चीजें यहां पर बनने वाली होती हैं। लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, एक पॉइंट और मैं आपको चलते चलते बताने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास में कोई व्यक्ति यदि चश्मा पहना है नंबर का, उसको माइनस में पावर दे रखी है, माइनस में पावर यदि माइनस में दे रखी होती है तो उसे नियर साइडनेस का प्रॉब्लम है। नियर साइडनेस का मतलब क्या होता है? मायोपिया। नियर साइडनेस का मतलब क्या होता है? मायोपिया बराबर, मतलब उसे पास की चीजें दिखाई दे रही हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यस क्लियर, ओके। सो बेटा इसी के साथ में हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर को समाप्त करेंगे बेटा। और मैं चाहता तो था बहुत कुछ चीजें और करवाई जाए, लेकिन बेटा ये जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था उतना मैंने करवाने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सिलेबस काफी एक्सटेंड हो चुका है। लास्ट वाले पार्ट में बेटा सिर्फ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के बेसिस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल मेडिकल एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उतना पढ़ लेना, और ज्यादा इच्छा हुई तो टेलीस्कोप का 1-2 पॉइंट देख लेना, उससे ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है, 1 प्लस का डी अपॉन एफ ई और 1 प्लस का एफ ई अपॉन डी में कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको आपको बस एक बार नजर मारने की जरूरत होती है। क्योंकि यदि सिंपल माइक्रोस्कोप में आप देखते हो तो आपने तो सीधा सीधा डी अपॉन यूई से चालू किया था, फिर डी अपॉन यूई को आपने डी अपॉन एफ ई में कन्वर्ट किया, और फिर उसको आगे ले जाके 1 प्लस का डी अपॉन एफ ई, मतलब वो आईपीस वाला स्ट्रक्चर था, पूरा आईपीस का काम था 1 प्लस का डी अपॉन एफ ई।
उसके बाद हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एंटर किए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था कि हमारे पास में दो लेंसेज थे। हमारे पास में कितने लेंसेज थे? दो लेंसेज थे। और दो लेंसेज थे तो इसके लिए आपके पास में वो 1 प्लस का डी अपॉन एफ वाला एक चाहिए ही चाहिए था। चाहिए था या नहीं चाहिए था? आपने बोला सही बात है। और एक कौन सा चाहिए था आपके पास में? जो ऑब्जेक्ट के इधर में है, तो ऑब्जेक्टिव वाला। तो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट आ गया। तो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस का डी अपॉन एफ हमारे पास में स्ट्रक्चर आ गया। अब जब आपका इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है तो 1 प्लस डी अपॉन एफ और यदि इसमें बन जाए, कहां पे, क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी पे बन जाए, तो आपके पास में उसमें से एक चीज क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो उसको हटा दो तो आपके पास माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन एफ ही बन जाएगा। बस इतना सा फर्क आया था। फिर उसके बाद में हम लोग टेलीस्कोप में चले गए, तो टेलीस्कोप में 1 प्लस डी अपॉन एफ की जगह 1 प्लस एफ अपॉन डी आने लग गया आई पीस की साइड में। और ऑब्जेक्टिव साइड में एक चीज आ ही रही है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस से रिलेटेड है। क्लियर? सो ये आपकी पूरी है आपकी कहानी। टेलीस्कोप में फिर 3 हो गए, एक हो गया एस्ट्रोनॉमिकल, एक हो गया टेरेस्ट्रियल और एक हो गया गैलीलियो वाला। ठीक, क्लियर, श्योर हैं? सो बेटा इसी के साथ में हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 15 नहीं, लेक्चर नंबर 15 में चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी यहां पर समाप्त करते हैं। बेटा मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए